अपनी राय बहुत बेबाकी से रखते हैं। 25 साल से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। हेमंत अत्री जी मेरे साथ जुड़ गए। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाएंगे। आपको इस पर हंसी आ रही है, दुख हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? आखिर ये जो उन्होंने अपने जो बेचारे में वोटर उनको समझ रही हूं, उनके अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा करें? वो कौन से वाले प्रधानमंत्री पर यकीन करें, जो रैलियों में नजर आते हैं, जो इंटरव्यूज में नजर आते हैं? देखिए बुशरा जी, पिछले अगर 4-5 भाषणों की अगर आप लगातार बात करेंगे जो पिछले 5-4 दिनों में दिए हैं उन्होंने, तो ना तो गुस्सा आता है ना कुछ और है, एक रहम आता है। एक 73 वर्षीय व्यक्ति किस तरीके से गंगा जी के बीचों बीच खड़े होकर के क्रूज के ऊपर और झूठ बोल रहा है, तो ये एक रहम के पात्र हो सकता है जो अपने आप को एक हिंदू कहता है जन्म से भी और कर्म से भी, और पूरे देश में हिंदूवाद का झंडा बरदार सबसे बड़ा वो है। और या यूं कहिए कि पूरी दुनिया में जो हिंदूवाद का परचम परचम फैलाने का जो जिम्मा भी है उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है एक तरीके से घोषित तौर पर। उन्होंने जो कल बात कही तो मैं उससे बहुत ज्यादा हैरान नहीं था। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो मुखौटे हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। जब उन्होंने राजस्थान में जब वो बात कही जिसको मैं और आप दोहराते भी नहीं बहुत बार कार्यक्रमों में, जब उसमें तमाम इतनी आपत्तिजनक बात कही थी कि उसका हर शब्द उनको प्रचार नहीं, उनको चुनाव लड़ने पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो वो एक स्थिति थी। और आज जब चौथे चुनाव का समय समाप्त हो गया, 4 चरण का चुनाव हो गया, तो बाकी के 3 चरणों के लिए एक अलग स्थिति है। तो प्रधानमंत्री को जो उस समय की जरूरत थी तब उन्होंने वो किया, और आज जब इस समय की स्थिति है तो अब इन्होंने ये किया जो कल कहा कि हम तो ईद के दिन खाना भी नहीं बनाते थे और ईद के वहां से खाना आता था। और ये सब किसी भी प्रधानमंत्री को आपने आजाद भारत के इतिहास में आज तक इतना ब्लेटेंटली कभी भी धार्मिक आधार पर विभाजन करते हुए नहीं देखा होगा, और धर्मों का नाम लेते भी नहीं देखा होगा। हम भी नहीं लिख, जब हम जर्नलिज्म, एक्टिव जर्नलिज्म में आए थे शुरू शुरू में, तो हम संप्रदाय का नाम कभी भी नहीं लिखते थे। एक वर्जना थी एक तरीके की कि समाज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, डिवीजन ना किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो सारी वर्जनाएं तोड़ दी हैं केवल एक निहित वोट के स्वार्थ के लिए, और ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन इसमें बुशरा जी 2 महत्वपूर्ण बात है। एक बात वो जो हमने अभी बात की कि उन्होंने ये बात कहाँ कही, गंगा जी के बीचों बीच। दूसरा, उन्होंने अब तक वो क्या कहते थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। कल उन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे गोद ले लिया है। और किसको कहा ये? एक ऐसी एंकर जो घोषित तौर पे उनकी कीर्तन मंडली के प्रमुख पदाधिकारियों में से एक है, और खास तौर पर एक संप्रदाय विशेष से आती है। अगर आपने मोदी जी के जो अब तक के पिछले ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक और सो जो इंटरव्यू देखे हो सारे के सारे, उसमें से 90% एक विशेष जाति या वर्ग समूह के एंकर्स को दिए गए थे या पत्रकारों को दिए गए थे। और कल जब वो इंटरव्यू जिसमें वो बात की गई वो एक वर्ग विशेष की, एक संप्रदाय विशेष की महिला साथी एंकर को दिया गया था। तो मोदी जी की फाइन ट्यूनिंग देखिए कि किस तरीके से कहां खड़े होकर के किसको क्या बात किस मौके पर कहकर किस चीज का लाभ कब उठाना है, ये उनका जो एक पूरे का पूरा सिस्टम है वहां से कैसे तय होता है, ये कल पूरे देश ने देखा। और इससे पहले आपने पटना में देखा होगा, पटना में वो रोड शो के लिए गए हुए थे और 3 से 4 अखबारों ने ये क्लेम किया कि हमारे जर्नलिस्टों ने वहां पर इंटरव्यू किया। लेकिन चूंकि मैं खुद पॉलिटिकल एडिटर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये इंटरव्यू किस तरीके से किया गया। उसमें किसी भी, ये केवल जो अखबार है मुख्य धारा के, किसी में भी कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब देखिए क्या है कि वो इंटरव्यूज नहीं है, वो फोटो ऑप्स है। आपने सवाल लिख करके भेज दिए पीएमओ को, पीएमओ ने आपको लिखित में जवाब दे दिए और आपको एक फोटो ऑप का मौका दे दिया गया। सारे के सारे अखबारों का कोई इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, किसी के अंदर भी चुभता हुआ तीखा सवाल कोई नहीं है। और ये सारे के सारे जो टीवी पे आपने इंटरव्यू देखे, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है जो सारा देश भूल रहा है, उसको याद दिलाना मेरा आपका धर्म है कि वो इंटरव्यू किसको दिए गए, दोबारा दोबारा क्यों दिए गए। वो उन्हीं दोस्तों के चैनलों को दिए गए जिनके ऊपर मोदी जी ने टेम्पो में बोरे भर के काला धन रखने का और राहुल गांधी को पहुंचाने का आरोप लगाया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भूल गए। राहुल गांधी क्या कह रहे थे उनको कि साहब आपने जो काला धन वाला मसला है, पहले तो उनके यहाँ रेड करवाइए और उस काले धन को पकड़िए, और हमारे यहाँ है तो वो भी पकड़िए। तो वो उनके यहाँ रेड करवाने की बजाय सीबीआई ईडी की, प्रधानमंत्री जी ने उनके एंकर्स को बुला बुला करके इंटरव्यू दिए और वो स्टेज मैनेज्ड दिए। और वो जो जितने भी चैनल्स हैं वो उन्हीं दोनों मित्रों के, ये आपने देखा, पूरे देश ने देखा।
लोग शायद उतना बिटवीन द लाइन समझ नहीं पाए कि उसी चैनल समूह के अंग्रेजी के जो चैनल थे उनको पहले दिया और अब हिंदी वाले को दोबारा दे करके और वो तमाम तरह की जो चीजें की जाती है वो की। तो जो टेम्पो वाले मित्र थे, काले धन वाले, उनके चैनलों का प्रयोग किया इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम रेडेड एंड रिकवरिंग द ब्लैक मनी। तो ये प्रधानमंत्री जी का टिपिकल स्टाइल है, इसमें कुछ भी नया नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, 5वें तरफ चरण की तरफ जा रहा है, तो उनका सुर, ताल सब कुछ बदल रहा है। और अगर इसको और लेमन की भाषा में कहें तो बिगड़ भी रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल ये क्यों कहा, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह के संकेत और जिस तरह की परिस्थितियां हैं बुशरा जी, चुनाव में कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव पहले भी सेट असाइड हो चुका है। अगर आपको ध्यान हो, इंदिरा गांधी का चुनाव मामूली सा एक पीएस के नाम पर रखने से, आपको याद होगा, उनका चुनाव सेट असाइड कर दिया गया था। तो मोदी जी ने जो राजस्थान में भाषण दिया और तमाम स्थानों पर जो भाषण दिए, और जिस तरीके से ना केवल धर्म संप्रदाय का विभाजन किया कथित तौर पे, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को मिस अप्रोप्रिएट भी किया, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो मोदी जी को यह भी पता है कि कल को अगर बाय द वे प्रधानमंत्री ना रहे और किसी ने उनका चुनाव ही चैलेंज कर दिया तो क्या बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने जो कल किया है वो एक डैमेज कंट्रोल और कोर्स करेक्शन में इसको मानता हूं कि ये ऐसे ही नहीं निकला है मुस्लिम प्रेम। ये उनको ये समझ में आया कि किसी स्टेज पर, देखिए चुनाव आए तो जेब में हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज मोदी कोड ऑफ कंडक्ट नाउ, तो वो तो कुछ कर नहीं रहे। कल को कोई मेरे तो हेमंत जी, कोई सिरफिरा, तो हेमंत जी ये साफ तौर पर मान लें कि जी, तो ये साफ तौर पर हम ये यहाँ पर ये मान लें कि जो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है वो जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि जब सारे पैतरे काम ना करें तो उनको हिंदू मुसलमान पर उतरते हैं, और कई बार उनको इस तरह से कामयाबी मिली है। लेकिन इस बार उन्होंने हिंदू मुसलमान करके देखा, लेकिन फिर उनके कई चरण गुजरे चुनाव के, लेकिन उनको साफ तौर पर दिखा कि ये तो काम नहीं कर रहा है, लोग तो अभी भी नहीं निकल रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा अपने कार्यकर्ताओं से लेकर अपने वोटर से लेकर तमाम मीटिंग्स की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो बाहर निकलकर वैसे वोट नहीं कर रहा जैसे बीजेपी चाहती है। तो उनको पलटना पड़ रहा है अपने आप को, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये नैरेटिव तो काम नहीं कर रहा है। अभी की स्थिति 4 चरण बीत जाने के बाद आप क्या देख रहे हैं चुनाव की और भारतीय जनता पार्टी की? देखिए बुशरा जी, अभी तक का जो मोदी जी की जो भाषा और भाव भंगिमाएं बता रही है, और जो चुनाव का टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट जिसको हम कहते हैं, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जिसको सारा मीडिया भूल रहा है, उसको बिटवीन द लाइन्स पढ़िए क्या है वो। मोदी जी ने इस बार टोटल मिलाकर के 435 कैंडिडेट उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 435। उसमें से 106 कैंडिडेट आयतित है दूसरी पार्टियों से, 106, 435 में से 106, और 90 ऐसे कैंडिडेट हैं उनमें से 106 में से जो पिछले 5 साल में दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट किए गए। तो इस अगर आप फिगर को देखेंगे तो ये फिगर है 24.36%, यानी कि हर चौथा कैंडिडेट जो बीजेपी ने खड़ा किया इस चुनाव में वो दूसरी पार्टी से आया है। और यही उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी का काडर घर बैठ गया है, आरएसएस का काडर घर बैठ गया है। उनको लगता है कि तुम सारी उम्र दरी ही बिछाते रहोगे और बाहर वालों को ला करके इनको हमारे ऊपर सिर पे बिठाया जा रहा है। एक सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरा जो कारण है, अगर आप देखेंगे चुनाव इस देश में हिस्टोरिकली किस बात पे लड़े जाते हैं। जब कोई सत्तारूढ़ सरकार है तो वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स पे चुनाव लड़ती है, अपनी अचीवमेंट्स पे चुनाव लड़ती है और अगले 5 साल के विजन पे लड़ती है, और अपोजिशन सरकार की विफलताओं पर चुनाव लड़ता है। तो इस बार का जो चुनाव आप अब तक देख रही है, वो चुनाव अपोजिशन तो 100% मोदी की विफलताओं पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी जी किस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपने फरमाया कि हिंदू मुस्लिम क्यों किया, उस पहले 4 दौर में उसकी जरूरत थी उनको, और अब उनको ये लग रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा बाकी 3 के लिए। तो यहां पे उन्होंने कोर्स करेक्शन भी कर लिया, और जिसको कहते हैं ना मिड वे जो है रिप्रोचमेंट की कोशिश चुनाव के दौरान में ही वो कर ली। असली समस्या क्या है मोदी जी की, जो आम आदमी इस बार समझने लगा है कि विपक्ष के 26 दल इकट्ठे हो गए। आपको ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी 10 साल से सरकार में, तो उनको इन 10 साल में अपनी किन किन चीजों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, अचीवमेंट्स के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर। उनकी पॉलिसी क्या थी, उनके दावे क्या थे जब वो चुनाव के लिए लड़ने आए 2014 में। 2 करोड़ रोजगार के दावा था,
काले धन का दावा था कि वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में जमा कराने का था, अच्छे दिन लाने का था, नोटबंदी वो लेकर के आए, जीएसटी वो लेकर के आए, कोविड प्रबंधन के ऊपर वो मुंह नहीं खोलते हैं, चुनावी बॉन्ड का वो जिक्र नहीं करते हैं, स्मार्ट सिटी का वो नाम नहीं लेते हैं, बुलेट ट्रेन का वो जिक्र नहीं करते, और जो सबसे बड़ी बात जिसके देश का हर युवा बहुत बुरे तरीके से, खासतौर पे रूरल हार्टलैंड के अंदर, हिंदी के अंदर, जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना ने मोदी जी का जो सारा कैंपेन था उसका ग्रास रूट पे आप भी महसूस करके आई होंगी जहां से आप आई हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया है अग्निवीर योजना ने। उसके बाद महंगाई का नाम मोदी जी नहीं लेते। तो मोदी जी वोट किस बात पे मांग रहे हैं? जितने जो मैंने ये बताया आपको, सारी की सारी ये फ्लैगशिप चीजें थी उनकी, इनमें से एक भी बात का जिक्र मोदी जी के मुंह से आपने सुना हो अब तक? आई चैलेंज एनीबडी जो मोदी जी का कैंपेन कवर करता है, नहीं किया। और वो किस बात पे कर रहे हैं? वो फर्जी बातों पे वोट मांग रहे हैं। नैरेटिव कब बनता है? जब आप ग्रास रूट पे खड़े होकर के लोगों के मुद्दे उठाए। वो कह रहे हैं विश्व गुरु, वो क्या कह रहे हैं कि 2047। अरे भाई 2047 तो बाद में आएगा, 29 की बता दीजिए। 29 के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो जो सारा ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो खोखलापन उजागर करता है कि उनके पास ना तो 10 साल में कुछ दिखाने को है और ना अगले 5 साल में कुछ ऑफर करने को है। एक चीज जरूर मैं कहूंगा आपको इस सारे में, आप भी फील्ड से आई है, मैं भी फील्ड में ही रहता हूं, तो 20% वोटों का जो एक अंधभक्त समुदाय पैदा कर दिया है वो इंटेक्ट है मोदी का। आज वो पागलपन की हद तक लगे हुए हैं। कल मुझे एक फौज का जेसीओ मिला, उसने जिस बेशर्मी और निर्लज्जता से कुछ बातें कही वो इस देश के हर आपके दर्शक को समझनी चाहिए। उसने कहा कि इस देश में तो मोदी के खिलाफ किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये वो पन्ना प्रमुख है, फौज का जेसीओ रिटायर्ड है। मैंने कहा जी आप तो फौज से आए हैं। उसने कहा नहीं, संविधान तो बदलना ही पड़ेगा। कल सुबह सुबह मिला मुझे वो। मैंने कहा साहब आप तो फौजी हो, अग्निवीर योजना। कहता अग्निवीर योजना, इसके फायदे बाद में समझ में आएंगे। मैंने कहा साहब आप अभी बता दीजिए मुझे। तो कहने का सबब मेरा क्या है कि जो 20% एक अंधभक्त समुदाय है, लीडर्स क्या है? लीडर्स अपने बाद में लीडर्स पैदा करते हैं। और मोदी जी की जो ये लेगेसी है, ये अंधभक्त पैदा करने की पूरी दुनिया देख रही है। और मोदी जी की एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भाषा है, आज पूरी दुनिया में उस भाषा की खिल्ली उड़ रही है कि यार कैसा प्रधानमंत्री है जो मर्जी आए बोल देता है, अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शता। जो दोनों उनके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्र हैं, उनका क्या फलूदा कर दिया उन्होंने। उनके एंकर्स की क्या दुर्गति हुई जब वो भाषण दे रहे थे, उन्हीं के चैनल पे लाइव कट रहा था, आपने देखा था वो? क्या न्यूज रूम की क्या स्थिति रही होगी। और शाम को उसी पे बड़ी निर्लजता और शर्मनिरपेक्षता के साथ डिबेट हो रही थी उस पर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने ना केवल अपोजिशन को जो भी किया, डिमीन किया, जो उनके अपने सहयोगी हैं, जो ये क्रोनीज हैं, उनको भी तो वल्नरेबल कर दिया ना। कल को कोई भी सरकार आएगी तो ये तो खुद मोदी जी कह के गए हैं कि उनके पास काला धन है, जबकि नोटबंदी के बाद तो काला धन बचना नहीं चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। आज बुशरा जी स्थिति ये है, जो मोदी जी के भाषण है, आपको याद होगा जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनके भाषणों का एक लाई मीटर चलता था अमेरिका के अंदर। डेली के डेली भाषण में झूठ गिने जाते थे उनके। तो मोदी जी के तो भाषण की झूठ गिनोगे भी कैसे? एक सेंटेंस में वो कुछ कहते हैं, दूसरे सेंटेंस में कुछ कहते हैं। तो एक साथी ने हमारे ने आज लिखा कि अगर मोदी जी के भाषण का लाई डिटेक्शन किया जाए, जो भी उन्होंने चुनाव में दिए, तो अगर जिन्होंने ये जो मशीन थी, लाई डिटेक्टर मशीन, इसका आविष्कार किया था जॉन लॉर्सन ने, अगर वो आज जिंदा होते तो उनको अपनी मशीन का पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल देना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप झूठ बोलता है वो तो डॉटेड लाइंस पे बोलता है, लेकिन मोदी जी तो इतनी सहजता से, सरलता से झूठ बोल जाते हैं कि उनके समर्थक भी नहीं समझ पाते कि झूठ है या सच है। तो ये सारी स्थिति एक डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा, वहां के नैरेटिव में मेरिट की बजाय छोटे घटिया मुद्दे उठा करके, देश के विभाजनकारी मुद्दे उठा करके, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को रिग्रेसिव में बदलने के मुद्दे उठा करके मोदी जी ने इस पूरे चुनाव प्रोसेस को और चुनाव आयोग की हरकतों को भी कंप्लीटली वल्नरेबल बना दिया है। उनके दोस्तों को भी वल्नरेबल बना दिया है। और आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो उनका जो सेकंड सबसे प्रिय मित्र है क्रोनी, जिसका बड़ा वो जिनके जहाज में घूमते थे, उसको सेबी ने 6 नोटिस दे दिए हैं। उसकी कंपनियों को सेबी ने 6 नोटिस दिए हैं रिसेंटली। वही आरोप है जो हिडनबर्ग ने किए थे। इनकम टैक्स ऑफिस में कल आग लग गई है, उससे पहले नॉर्थ ब्लॉक में आपने आग देखी। तो ये सारी बातें कुछ कह रही हैं और इसका अंदाजा जो प्रधानमंत्री की फिसलती जुबान है वो भी इशारा कर रही है। अब ये लोग अल्टीमेटली, और खासतौर पे कुछ लोगों ने अब एक नया नैरेटिव, कल आपने अमित शाह का सुना होगा,
उन्होंने कहा कि 280 सीट जी। तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं और चीजों की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो कुल मिला के खेल बुशरा जी खुला है, और इसमें किसी भी कंक्लूजन पे जंप करने की बजाय केवल मोदी जी के भाषण का विश्लेषण ये है कि वो पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं आज की तारीख में। उनको समझ में नहीं आ रहा नैरेटिव किस बात का खड़ा करे और क्या कहे। ये है समस्या। जी। देखिए, कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं। कांग्रेस के पास एक तो उनके खाते पहले ही फ्रीज कर दिए थे, आपको याद होगा। जब आपका खाता ही फ्रीज हो गया तो आप करेंगे क्या? ना तो आप पैसे ले सकते, ना उसमें से निकाल सकते। तो आपके जो सीमित संसाधन है, देखिए चुनाव लड़ा जाता है पैसे के बल पर, सीधी सीधी बात है। धनबल और जनबल इस देश के जनतंत्र की सच्चाई है। लेकिन एक धनबल तो उनका पहले ही छीन लिया आपने, और जनबल जो है वो पहले से ही लोअर साइड पे है। ये आप देख ही रहे 10 साल से वो पोजीशन में। तो उनकी जो भी योजनाएं थी, बेसिकली कांग्रेस पार्टी का जो इस बार घोषणा पत्र है, ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि ये क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। और राइट बेस्ड इनिशिएटिव्स है, और ये राइट बेस्ड इनिशिएटिव जो कल प्रियंका गांधी ने भी कहा, आज खड़गे साहब ने कहा, ये राइट बेस्ड इनिशिएटिव क्या है समझना पड़ेगा इसको। प्रधानमंत्री जी लगातार क्या छाती पीटते हैं कि हमने 5 किलो अनाज 82 करोड़ लोगों को दिया। किस आधार पे दिया? वो आधार है राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में ये प्रावधान है कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति कोर्ट में जाकर के, अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में जाकर के क्लेम कर सकता है, और सरकार को वो खाना देना उसकी बाध्यता है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। तो इसमें उपलब्धि क्या होगी? ये तो आपका संवैधानिक दायित्व है। इसीलिए जो महात्मा गांधी मनरेगा गारंटी योजना है, उसमें 100 दिन का रोजगार 100% आपको गारंटीड है। ये अलग बात है कि मोदी सरकार ने उसकी धज्जियां उड़ा रखी है, और उस गरीब आदमी के पास कोर्ट में जाने का जरिया नहीं है। नहीं तो मोदी सरकार ने मनरेगा को तो जीवंत स्मारक कहा था ना, विफलताओं का जीवित स्मारक। और आपको याद हो तो कोविड के अंदर अगर किसी को गरीब जो ग्रामीण थे उनको किसी ने बचाया, तो कोविड मनरेगा नहीं बचाया। ये अलग बात है कि उनके पैसे आज तक नहीं मिले। वेस्ट बंगाल में आज भी ममता बनर्जी रोती है कि उनका मनरेगा का जो केंद्र का हिस्सा है वो आज तक नहीं दे रही केंद्र सरकार। तो बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री जी करते मामूली सा है, तिल का ताड़ बना करके पेश करने का बीजेपी और आरएसएस की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो सिलेंडर उन्होंने योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत दिए थे, उनमें से कितने सिलेंडर दोबारा भरे गए ये कभी प्रधानमंत्री ने बताया आज तक? जो उन्होंने खाते खुलवाए थे, उन खातों की क्या हालत तक कभी प्रधानमंत्री ने बताया आज तक? शुरू में तो उन्होंने बताया कि उन खातों में इतने रुपए जमा हो गए, उसके बाद उन खातों की क्या स्थिति आज तक, जनधन अकाउंट जिसको आप बोलती है, उसका खाते की क्या स्थिति है, कभी बताया? तो प्रधानमंत्री जी की ये आदत है। और कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप को छोड़ दीजिए पहले 4-5 आदमी, आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि राज्यों के अंदर जो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, उसमें गारंटियां जो है इनकी, जो घोषणा पत्र है, उसका जिक्र बहुत थोड़ा है। ये मानना पड़ेगा आपको। आप अमेठी रायबरेली से आई, वहां तो जिक्र आएगा स्वाभाविक, क्योंकि फर्स्ट फैमिली चुनाव लड़वा रही है। बाकी स्टेट्स में जाएंगी तो पासिंग रेफरेंस में उन योजनाओं का जिक्र आता है, और बाकी सारी एक दूसरे की टांग खिंचाई में और बाकी कामों में ही लगे रहते हैं। और बीजेपी का एक एक वर्कर जो भी है, जितना भी काडर है, वो स्पेसिफिकली एजेंडा पर काम करता है, टारगेट ओरिएंटेड काम करता है, मैन टू मैन मार्किंग करता है। ये अपने क्या नाम है आपके, जो ये पन्ना प्रमुख है, इनके जरिए ऑपरेट करता है। तो उनके पास इतना भारी धनबल है कि वो कुछ भी करने में सक्षम। जो ये पन्ना प्रमुख जो गदर मचाए हुए देश के अंदर, आपने भी देखा होगा वहां तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटीज के जिस बड़े पैमाने पे वोट काटे गए, माइनॉरिटीज को वोट डालने से रोका गया, तो ये वैसे थोड़ी है। ये बाकायदा एक ये पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि किसको वोट डालने भी देना है या नहीं डालने देना है। और दुर्भाग्य यह है कि चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो ये नए किस्म का लोकतंत्र पैदा किया है। विपक्ष को ना केवल अपनी योजनाएं ले जानी पड़ेंगी लोगों के बीच में, बाकी अपने काडर को भी ये हिम्मत देनी पड़ेगी कि आप लड़िए और लोगों को बूथ तक लेके आइए, और हम देखते हैं उनको कौन रोकता है। जब तक इस तरह का एश्योरेंस नहीं देंगे आप, तो गरीब और निचले मध्यम वर्ग के जो तबके हैं, बहुत नीचे वाले, उनको बेचारे को तो वोट ही डालने दे रहे। कितनी डस्टबिन पिक्चर आपने पिछले चौथे उसमें देखी कि एक बीजेपी की जो सांसद की वो है प्रत्याशी, वो महिलाओं के बुरके उठा उठा के देख रही थी। हुई शी टू डू दैट? उसको आज तक चुनाव आयोग ने नोटिस भी नहीं दिया। लोकल सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी, हु केयर्स? तो कहने का मतलब ये है कि जो देश का जो चुनाव का सिस्टम था, उसको तो तहस नहस कर दिया है। इसको बचाने का जिम्मा अब विपक्ष के पास भी है। विपक्ष के पास ही है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। आपने जिक्र किया कि आज खड़गे साहब ने लखनऊ में कहा कि राशन 10 किलो कर देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कल कितने अखबारों में ये खबर छपेगी? और छपेगी तो कहीं 14वें पेज पे छपेगी, कॉर्नर में। और कितने चैनलों पे आपने आज सुबह से ये खबर देखी, जबकि सबसे बड़ी क्रांतिकारी खबर है एक तरीके से।
मुफ्त अनाज 5 किलो से बढ़ा करके 10 करना, आज की तारीख में इससे बड़ी खबर कोई होगी क्या? लेकिन बता दीजिए कितने चैनलों पे है, कहीं ट्विटर पे भी नहीं है, कहीं सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड नहीं कर रही है। तो ये विपक्ष की कमजोरी है, क्योंकि साधन नहीं है और सक्रियता भी उस लेवल की नहीं है। ये देखना पड़ेगा विपक्ष को। इस चुनाव की सबसे बड़ी फाइंडिंग यही है बुशरा जी, कि विपक्ष नैरेटिव बना रहा है और मोदी जी और बीजेपी दे हैव लॉस्ट द ट्रैक व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट एंड वेयर टू से एंड हाउ मच टू से। ये सबसे बड़ी त्रासदी मोदी जी की अब तक जो इस चुनाव की फाइंडिंग है वो यही है। और कल जब उन्होंने हिंदू मुसलमान को लेकर के बदला हुआ रूप दिखाया, उसका भी कारण यही था कि आपका ये जो मुद्दा है वो भी नहीं चला। हकीकत है ये। लेकिन अब समस्या और हो गई है मोदी जी के लिए। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था, वो एक और मसले पे बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। आप शायद मिस कर रही हैं उसको। जब देश के कुछ सुप्रीम कोर्ट जज और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने चिट्ठी लिखी कि एक बहस होनी चाहिए दोनों नेताओं के बीच में, तो राहुल गांधी ने इमीडिएटली कहा कि मैं रेडी हूं, जहां प्रधानमंत्री कहे मैं आने को, आर्ग्यू करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हूं, अमेरिकन स्टाइल में। और प्रधानमंत्री और बीजेपी को सांप सूंघ गया उसके बाद, और आज तक उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। और पूरी बीजेपी डिफेंसिव पे चली गई है। तो जिस राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, वो आज उनके ओपन चैलेंजर है और पूरा देश देख रहा है। वो मैदान में अकेले ही घुमा रहे हैं अपना लंगर जो है, और सामने कोई भी नहीं। तो ये मोदी जी की वल्नरेबिलिटी थी, जिसको राहुल गांधी ने फिर हिट कर दिया और पूरे देश ने देख भी लिया। और अगर आपको ध्यान हो, अमेरिकन इतिहास में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि जब वहां पर जो परंपरा है वो दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों को बैठ के बहस कराने की, तो दोनों को बुलाया गया बहस के लिए। तो एक राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया, एक दावेदार ने। तो वहां तो चूंकि सिस्टम काम करते हैं, तो उन्होंने एक दावेदार को बिठाया और दूसरी कुर्सी खाली छोड़ दी, नाम लिख के, दूसरे प्रत्याशी का नाम लिख के कुर्सी खाली छोड़ दी। और जनता ने सवाल पूछे और उस इकलौते प्रत्याशी ने जवाब दिए। उसका परिणाम आपको पता है क्या हुआ? जो प्रत्याशी बहस में आया था वो जीत गया, और जो नहीं आया था उसकी मिट्टी पलीत हो गई। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि मोदी जी ने तो आज तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ना बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया उस कॉल को लेकर के। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है बहस कराने की, लेकिन देश के टॉप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जजेस, सॉरी, हाई कोर्ट के जजेस, टॉप जर्नलिस्ट अगर ये बात एक प्रस्ताव दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी तो 56 इंची हैं, वो सर्वज्ञाता है, इतने बड़े वक्ता हैं वो, जो भी है, और वो एक पप्पू जिसको कहते हैं, उसके सामने बहस करने से क्यों डर रहे हैं? ये समस्या बीजेपी के लिए आ खड़ी हुई है। तो जो एक छदम जो बनाई गई थी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की, वो बुरे तरीके से डे बाय डे एक्सपोज होती जा रही है। और जो आपने प्रियंका का नाम लिया, एक तरीका वो है कनेक्ट करने का, कि जहां महिलाएं दिखी वहां रोक लिया। कल रात को वो 12:15 एक अस्पताल में पहुंच गई, उनका एक वर्कर घायल हो गया था, उनके कार्यक्रम से वापस जा रहा था। और आज उल्टा देखिए, आज प्रधानमंत्री जी बॉम्बे में थे। कल बॉम्बे में के अंदर आपको ध्यान होगा 100 फुट का एक होर्डिंग गिर गया, 1 दर्जन से ऊपर आदमी मारे गए। क्या प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में उसका जिक्र भी करेंगे? 12 आदमियों से ऊपर मरना, 14 मर चुके थे। वो एक त्रासदी है उस एरिया के लिए, लेकिन पीएम तो उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। तो ये एक फर्क है कम्युनिकेशन का। राहुल गांधी ने इस बार इंटरव्यू ना देने का फैसला किया है, 1-on-1। वो ना उस तरह के बाइट्स भी नहीं दे रहे। वो जिम्मा प्रियंका ने लिया है, आपसे भी बात की उन्होंने 5-7 मिनट, और लोगों से भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कर रहे हैं वो स्टेज मैनेज्ड है। आज उस पर कर लेते हैं, कल वहां कर लेते हैं। पटना के अंदर कितने घंटे का उनका विजिट था और कितने इंटरव्यू दिया है वो? ऑन एन एवरेज 3 मिनट में इंटरव्यू नहीं दिया, और अखबारों ने 1.5 पेज छाप दिया, 2 पेज छाप दिया। और उसके बाद भी बीजेपी का नैरेटिव नहीं चल रहा है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री चिंतित है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। विपक्ष का एक रोल है बुशरा जी, लेकिन हकीकत ये है, जहां विपक्ष का चुनाव मजबूत है वहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। ये मानना पड़ेगा आपको। जनता ने इस चुनाव को खुद अपने कंधे पर उठा लिया है, और वो एक तरीके से तंग आ चुके हैं इस लफाजी से, जहां पर आपके पास कंक्रीट कुछ है नहीं ऑफर करने को, और केवल जबानी जमा खर्च से आप सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये इस देश के यूथ ने भी देख लिया। आप यूथ का अग्निवीर वाला आप देख रही है, रिस्पॉन्स फील्ड में भी देखा आपने महिलाओं का भी देखा, आपने महंगाई का असर देखा, आपने सारी चीजें देखी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस बार अगर कोई रिसीविंग एंड पे है, तो वो इसीलिए है कि उसके पास कोई ठोस नैरेटिव नहीं है फ्यूचर के लिए, और ना अपनी उपलब्धियों में कुछ गिनाने के लिए। यहीं पर वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थी, और यहीं पर वो पकड़ी गई। प्रधानमंत्री जी कितने ही अच्छे ऑरेटर हों, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार वो किसी भी तरीके का नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए। और अब तक जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री ने की हैं, आपने भी अब कवर की, हमने भी सारी देखी, कहीं भी आपने मोदी मोदी के नारे दिखते हुए नहीं दिखे होंगे। ये है वो पॉइंट जहां से बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंताएं शुरू होती हैं, और मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं। यही बीजेपी और मोदी की सबसे बड़ी चिंता है, और जनता की जीत है।